ये बात है 24 फरवरी 2018 की। इस दिन एक कार दुबई से निकलती है जिसे टीना जोहानन नाम की एक महिला चला रही थी और इस कार की डिग्गी में दुबई की राजकुमारी लतीफा बंद थी। जब ये कार ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचती है तो वहां उन्हें एक फ्रांसीसी जासूस हरबे जुबैर मिलता है। फिर ये तीनों लोग एक बोट में बैठकर भारत में गोवा की ओर निकल पड़ते हैं। पर ये बोट कभी गोवा पहुंचती ही नहीं है। तो आखिर इस बोट के साथ ऐसा क्या हुआ और राजकुमारी लतीफा कार की डिग्गी में क्यों बंद थी? वो उस दिन के बाद से आज तक कभी दिखाई क्यों नहीं दी है? ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो अच्छी अच्छी फिल्मों को भी पीछे छोड़ सकती है। तो आइए इसको जानते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। And if you are watching this video, it's not such a good thing. The desperate plight of Princess Latifah. She made a daring escape. Her bid was allegedly foiled by India. He is personally responsible for this kidnapping. Don't really know if I'm going to survive the situation. ये यूएई है जो 7 अलग अलग अमीरात से मिलकर बना है। इन अमीरात में से दुबई दूसरी सबसे इंपॉर्टेंस वाली अमीरात है और इसके राजा हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। ये दुबई के राजा होने के साथ साथ यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। राजकुमारी लतीफा इनकी ही बेटी थी। वैसे तो अल मख्तूम दुनिया के सामने अपनी एक लिबरल और प्रोग्रेसिव इमेज बनाए रखना चाहते हैं। असल जिंदगी में वो गुजरे जमाने के मिसोजिनिस्टिक मर्द ही हैं। अल मख्तूम कितने प्रोग्रेसिव है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी 8 बार शादी हो चुकी है और इनकी सभी पत्नियों से इनके कम से कम 26 बच्चे भी हैं। तो इनकी कई बीवी और बच्चे इनके चंगुल से भागने की कोशिश भी कर चुके हैं। दरअसल अल मख्तूम अपने घर की महिलाओं को एक ट्रॉफी के रूप में रखना चाहते हैं और जब वो महिलाएं एक आजाद इंसान बनने की कोशिश करती हैं उनके पर उतर दिए जाते हैं। अल मख्तूम अपनी इसी सच्चाई को दुनिया से छिपाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लतीफा की किडनैपिंग भी उनकी इसी एक कोशिश का नतीजा थी। अपने घर में इसी माहौल से बचने के लिए सबसे पहले 2002 में राजकुमारी लतीफा ने दुबई से भागने की कोशिश की थी। उस समय वो मात्र 16 साल की थी। तब वो ओमान के बॉर्डर पर पकड़ी गई थी। इस वजह से लतीफा को 3 साल 4 महीने के लिए कैद करके रखा गया और इस कैद की हालत भी साधारण जेल से बहुत खराब थी। जब वो इस कैद से आजाद भी हुई तब भी उनकी जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिर से वहां से भागने का सोचा। इसके लिए उन्होंने अपनी दोस्त टीना जोहानन और फ्रांसीसी जासूस हरबे जुबैर की मदद ली। टीना फिनलैंड से आती हैं जो कि मार्शल आर्ट सिखाती हैं। लतीफा को मार्शल आर्ट सिखाने के दौरान ही इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। हरबे जुबैर एक फ्रेंच नेवी ऑफिसर रह चुके हैं जो पहले खुद ही यूएई से ऐसे ही भाग चुके हैं, इसलिए ही लतीफा ने इनसे मदद की गुहार लगाई थी और कुछ पैसे भी ऑफर किए थे। इसके बाद ही हरबे जुबैर इनकी मदद को तैयार हुए थे। दुबई से भागने के लिए सबसे पहले लतीफा टीना के साथ एक रेस्टोरेंट में गई। वहां के बाथरूम में जाकर उन्होंने पहले तो अपना हुलिया बदला, उसके बाद वो टीना की कार की डिग्गी में जाकर छिप गई। इसके बाद उस कार को टीना मस्कट तक चलाकर लाई। मस्कट में हुबैर पहले ही जेट स्की और बोट का इंतजाम कर चुके थे। पहले ये तीनों लोग जेट स्की के माध्यम से ओमान के टेरिटोरियल बॉर्डर के बाहर निकले। वहां उन्हें बोट मिली, वो बोट में चढ़कर गोवा की तरफ आगे बढ़े। लतीफा ने गोवा पहुंचकर यूएसए तक जाने का सारा इंतजाम कर रखा था। रास्ते में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने भावनाओं में बहकर अपने परिवार वालों को ये मैसेज कर दिया कि वो दुबई से भाग रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट भी कर दिया। उनकी गलती ये भी थी कि उन्होंने भारत को एक रूल ऑफ लॉ वाली डेमोक्रेसी समझ लिया था। उन्हें लगा होगा कि भारत तो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव देश है, वो तो उनकी मदद करेगा। पर उनकी भारत को लेकर ये राय जल्द ही गलत साबित हुई। जैसे ही ये बात अल मख्तूम तक पहुंची कि राजकुमारी लतीफा भारत की तरफ फरार हो चुकी हैं, तो उन्होंने तुरंत भारतीय प्रधानमंत्री से बात की और इनके बीच एक बैकडोर डील की गई। डील की वजह से जैसे ही ये वो भारत से 37 किलोमीटर दूर थी, इस पर इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हमला किया गया और इन तीनों के साथ मारपीट की गई। फिर इन्हें बंधक बना लिया गया। इसके बाद इन्हें दुबई वापस भेज दिया गया। दुबई में टीना और हरवे के साथ बहुत बुरा हो सकता था। लतीफा ने इसके लिए पहले से ही एक इंश्योरेंस के रूप में एक वीडियो बना रखा था जो उनके पकड़े जाने के बाद ऑनलाइन जारी कर दिया गया। And I'm making this video because it could be the last video I make. And this video can help me because all my father cares about is his reputation. This video could save my life. And if you are watching this video, it's not such a good thing. इस वजह से ये मामला इंटरनेशनल मीडिया में आ गया और टीना और हरवे को इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से छोड़ दिया गया। पर लतीफा आज तक कैद ही हैं। इनकी किडनैपिंग के बाद इनका एक और वीडियो आया था जो उन्होंने बाथरूम में छुपकर बनाया था।
The police threatened me that I'll be imprisoned my whole life and I'll never see the sun again. I don't want to be a hostage in this jail villa. I just want to be free. इस वीडियो से साफ जाहिर हो गया है कि लतीफा के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उनके मामले को कोई भी देश ठीक से उठाने को तैयार ही नहीं है। पर इसका इतना असर तो हुआ है कि अल मखतूम की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है और उनकी एक और बीवी उन्हें छोड़कर भाग चुकी है। दरअसल इस किडनैपिंग की वजह से अल मखतूम और उनकी एक बीवी हाया बिन हुसैन के बीच अनबन हो गई थी। फिर वो बच्चों सहित दुबई से लंदन भाग गई। वहां अल मखतूम के द्वारा उन पर बच्चों की कस्टडी को लेकर एक केस किया गया, जिसकी वजह से लतीफा का मामला भी एक केस के रूप में उठा। इसका फैसला लंदन हाई कोर्ट ने 2019 में किया था। कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना है कि भारत और यूएई ने मिलकर राजकुमारी लतीफा की किडनैपिंग की है और टीना और हरबे की जो गवाही है वो सच्ची है। लंदन हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि लतीफा आज भी कैद है, पर उनकी आवाज को कोई भी सुनने वाला नहीं है। दुबई तो अपने खराब ह्यूमन राइट रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने इस मामले में अल मखतूम की मदद क्यों की, इसको जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2007 में भारत में यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड BBIP चॉपर की डील को लेकर एक घोटाला हुआ था। इस घोटाले के आरोपी के रूप में भारत के कई बिजनेसमैन, पूर्व एयर चीफ मार्शल सहित कई कांग्रेस नेताओं का नाम भी सामने आया था। इस डील में जो बिचौलिया था वो यूएई में रह रहा था। भारत ने इसके प्रत्यर्पण के लिए मांग भी की थी, पर यूएई ने इसे नकार दिया था। पर जब राजकुमारी लतीफा को किडनैप करके दुबई भेजा गया तो उसके तुरंत बाद इस बिचौलिए क्रिश्चियन माइकल को बिना किसी कानूनी कार्रवाई पूरी किए भारत को सुपुर्द कर दिया गया। अल मखतूम और मोदी के बीच यही बैकडोर डील हुई थी। इस डील के तहत भारत ने लतीफा को किडनैप करके दुबई भेजा और यूएई ने क्रिश्चियन माइकल को पकड़कर भारत को दे दिया। इस घोटाले में खुद सोनिया गांधी शामिल थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। क्रिश्चियन माइकल का भारत आना वर्तमान सरकार के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। वो इसके द्वारा जब चाहे तब कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर दबाव बना सकते हैं। यही कारण है कि इस इंटरनेशनल किडनैपिंग में भारत ने अपनी भूमिका अदा की थी। अब इस इंसिडेंट को दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला तो ये कि एक स्टेट ऑफिशियल ने अपने पर्सनल फायदे के लिए स्टेट मशीनरी का गलत फायदा उठाया, और दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि एक स्टेट ऑफिशियल ने ग्रेटर गुड के नाम पर रूल ऑफ लॉ को तोड़ा। दोनों ही मामले में ये गलत प्रेसिडेंट बनाता है। एंड के द्वारा मीन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देश की जनता का डेमोक्रेसी में विश्वास बना रहे और वहां एनार्की ना फैले, इसके लिए रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ का होना बहुत जरूरी है। जब किसी भी कारण से इसे तोड़ा जाता है तो लोगों का विश्वास स्टेट मशीनरी पर कम हो जाता है। इसकी प्रतिक्रिया भी बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर ये प्रतिक्रिया नहीं भी होती है तो ये एक आम नागरिक के लिए गाहे बगाए नुकसानदेह साबित होता ही रहता है। अगर हम इसे मुद्दा नहीं बनाते हैं तो कल को जब आपकी आज़ादी, आपकी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि आपकी जान भी किसी स्टेट ऑफिशियल के फायदे के बीच में आ रही होगी, आप भी बस एक खबर या आंकड़े तक सीमित कर दिए जाएंगे और इस घटना पर भी कोई बोलने वाला नहीं होगा।